नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको पोषण की सामान्य प्रक्रिया के बारे में समझाया था। आज हम पोषण में प्रयुक्त होने वाले आहार नाल के विषय में और चर्चा करेंगे और इसके अन्य कई भागों के बारे में चर्चा करेंगे कि उनके क्या कार्य हैं और किस प्रकार से भोजन अपने सरल अवयवों में टूट जाता है और टूट करके ऊर्जा प्रदान करता है, यानी किस प्रकार से वह पोषण नाम का जैव प्रक्रम कार्य करता है। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जब भी कोई भोजन हमारी मुख गुहा में प्रवेश करता है तो सर्वप्रथम मुख गुहा में जो एंजाइम्स हैं वह उसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। मुख गुहा में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जिनसे टायलिन नामक एंजाइम निकलता है। टायलिन एंजाइम, एंजाइम का अर्थ है पाचक रस, तो टायलिन नामक पाचक रस या एंजाइम निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। यानी मुख में जाने के बाद तो जब भी हम कोई भोजन खाते हैं जिन्हें उस भोजन नली से गुजरना होता है, प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं। भोजन को लार द्वारा गीला किया जाता है। यह जो रस मुख में निकलता है इसे हम लार कहते हैं और यह लार जिस लार ग्रंथियों से स्रवित होता है और इसमें टायलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। यह एंजाइम लार एमाइलेज कहलाता है जो जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन को लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। मुख से आमाशय तक भोजन जिस भाग द्वारा ले जाया जाता है उसे हम ग्रसिका कहते हैं या इसोफेगस कहते हैं। यानी मुख में भोजन गया, लार के साथ मिलकर गीला हुआ, लार ने कार्बोहाइड्रेट को सरल अणुओं में तोड़ दिया, आमाशय तक जो आहार नली का भाग है उसे हम ग्रसिका या इसोफेगस कहते हैं। आमाशय एक बड़ा अंग है। यह भोजन आने पर फैल जाता है। आमाशय की जो पेशीय भित्तियां हैं वो भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती हैं। आमाशय की भित्ति में जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। जठर ग्रंथियां उपस्थित रहती हैं। इन जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का श्रावण होता है। यानी ये जो जठर रस है इसमें मुख्यतः श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन मिला हुआ होता है। यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन तथा श्लेष्मा, ये चीजें जठर रस में स्पष्ट तौर पर मिली रहती हैं। आइए देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करती हैं। आमाशय में पाचन का कार्य जठर ग्रंथियों से स्रावित जठर रस के द्वारा होता है और यह अम्लीय माध्यम में होता है। जठर रस में जो अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। साथ में भोजन के साथ धोखे से आ जाने वाले बैक्टीरिया को मारने का भी यह कार्य करता है।
इस प्रकार से प्रोटीन पाचक एंजाइम यानी पहली बार प्रोटीन का जो पाचन है वो आमाशय में प्रारंभ होता है और यह पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा होता है। श्लेष्मा उसे मुलायम बनाए रखती है भोजन को, ताकि वह आसानी से भित्तियों की क्रमाकुंचन गति के द्वारा वह मिल जाए, सारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ आसानी से मिल जाए और दीवार में किसी प्रकार से दीवार को में अवरोध पैदा न करे। हमने बहुधा वयस्कों को देखा है कि एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत हो जाती है। अब आप ये समझ लीजिए कि यह अम्लता हमारे शरीर के अंदर ही है और यह अम्लता एक निश्चित सीमा तक फायदेमंद ही है। जब कभी इसकी अधिकता शरीर में हो जाती है तो निश्चित रूप से हमें एसिडिटी महसूस होती है। और एसिडिटी के लिए जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि अम्ल को अगर आपको उदासीन करना है तो उदासीनीकरण क्रिया के द्वारा उसे उदासीन किया जा सकता है। यानी ऐसी अवस्था में हम किसी क्षार का उपयोग कर लेते हैं, जिससे हमको, जैसे कि सोडा ले लेते हैं और सोडा एक क्षार है, क्षार के साथ इसकी क्रिया उदासीनीकरण क्रिया हो जाती है और लवण तथा जल बन जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। इसलिए एसिडिटी में हम उसका उपयोग भी कर सकते हैं। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है। छोटी आंत को हम क्षुद्रांत भी कहते हैं। क्षुद्रांत एक अवरोधिनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग, अब देखिए इसे समझने की जरूरत है। नाम है छोटी आंत, लेकिन यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो फिर इसे छोटी आंत कहा क्यों जाता है? इसे छोटी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर आहार नाल काफी संकरी होती है, इसलिए संकरी होने की वजह से इसे क्षुद्रांत या छोटी आंत बोला जाता है। चूंकि यह सबसे लंबा भाग है, इसलिए यह अत्यधिक कुंडलित होता है और कुंडलित होकर के छोटे से स्थान में व्यवस्थित होता है। छोटी आंत की लंबाई विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है, क्योंकि वो अलग अलग प्रकार का भोजन खाते हैं। घास खाने वाले शाकाहारी जीवों को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। यानी आप समझ लें कि जो शाकाहारी जीव हैं उनको लंबी छोटी आंत की जरूरत है, जबकि मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत जो है वह अपेक्षाकृत छोटी होती है। आगे देखते हैं। छोटी आंत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। अब आप ये समझ लीजिए कि यूं तो पाचन मुख से ही प्रारंभ हो गया था, आमाशय में भी पाचन हुआ, प्रोटीन का पाचन हुआ, वसा का भी पाचन हुआ, लेकिन छोटी आंत पूर्ण पाचन का स्थल है। यानी छोटी आंत में जो भी भोजन है वो अब अंतिम रूप से पचाया जाएगा। इस कार्य के लिए यहां पर यकृत तथा अग्न्याशय जैसी ग्रंथियां पाई जाती हैं। छोटी आंत के प्रारंभिक स्थल पर ये दो ग्रंथियां मिलती हैं, यकृत और अग्न्याशय। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आहार नाल की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसे हम अंग्रेजी में लीवर भी कहते हैं, और वहीं पर अग्न्याशय भी जुड़ता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। तो ये जो क्षारीय बनाने का काम है ये कौन करता है? यह पित्त रस करता है, जो कि यकृत से निकलता है। यकृत से स्रावित होने वाला पित्त रस भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है। यह सवाल उठ सकता है कि क्षारीय क्यों? क्योंकि अग्न्याशय में भोजन क्षारीय माध्यम में ही
पचता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अग्न्याशय में पाए जाने वाले एंजाइम्स क्षारीय माध्यम में ही क्रिया करते हैं। तो यकृत से स्रावित होने वाला पित्तरस है और वो ये कार्य करता है। ये कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। छोटी आंत में वसा का भी अंतिम रूप से पाचन होता है। अंतिम रूप से वसा को पचाने के लिए उसे बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। तो पित्तरस क्या करता है? पित्तरस उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। यानी वसा की जो बड़ी बूंदें हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, छोटी छोटी बूंदों में तोड़ दिया जाता है और इस क्रिया को इमल्सिफिकेशन कहते हैं या इमल्सीकरण कहते हैं। हिंदी में इसे पायसीकरण भी कहा जाता है। अक्सर यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि पायसीकरण किसे कहते हैं या पायसीकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको परेशान नहीं होना है, स्पष्ट रूप से लिखना है कि पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वसा की बड़ी बूंदों को छोटी छोटी बूंदों के रूप में तोड़ दिया जाता है, ताकि उस पर एंजाइम की क्रिया आसानी से हो जाए और वसा का पूर्ण पाचन हो सके। तो हिंदी में उसे पायसीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में उसे इमल्सिफिकेशन कहते हैं या इमल्सीकरण भी कहा जाता है। आगे देखते हैं, अग्न्याशय से निकलने वाला जो अग्न्याशयी रस है, इसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। ध्यान रहे, ये नाम भी पूछा जाता है। आमाशय में जो प्रोटीन पाचक एंजाइम था वो पेप्सिन था, और यहां पर जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है वो ट्रिप्सिन है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। यह लाइपेज एंजाइम इमल्सीफाइड जो लिपिड है यानी वसा है उसको पचा देता है। छोटी आंत की दीवारों में भी ग्रंथियां होती हैं जो आंतरीय रस का श्रावण करती हैं। तो ध्यान रहे, देखिए यहां पर यकृत से पित्तरस निकला, अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकला और आंतों से यानी छोटी आंत की भित्ति से, दीवारों से आंतरीय रस का श्रावण होता है। 3 प्रकार के रस छोटी आंत में मिल रहे हैं और इसलिए छोटी आंत में ही पूर्ण पाचन होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। यहां पर यह बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भोजन का पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत में होता है, तो हमें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि अंतिम उत्पाद वो क्या क्या है। ध्यान दीजिए, अमीनो अम्ल अंतिम उत्पाद है, ये कहां से मिला? प्रोटीन से। ग्लूकोज अंतिम उत्पाद है, ये कहां से मिला? जटिल कार्बोहाइड्रेट से। और वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल ये हमें वसा से मिला। तो इस प्रकार से भोजन जब हम इन तीनों की हमको उपलब्धता हो जाती है तो हम ये कह देते हैं कि भोजन का पाचन हो गया। आगे देखते हैं कि पचे हुए भोजन को, जो ये पचा हुआ भोजन है, तो ये पाचित भोजन में कौन कौन सी चीजें हैं? अभी ध्यान दीजिए, पाचित भोजन में 3 चीजें थी। कौन कौन सी? वसा से वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल था, वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल था। प्रोटीन से अमीनो अम्ल था, प्रोटीन से अमीनो अम्ल था, और कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज था। ये 3 चीजों को मिला करके हम कहते हैं पचा हुआ भोजन यानी पाचित भोजन। ये पाचित भोजन को आंत की जो भित्ति माने दीवारें जो हैं वो अवशोषित कर लेती हैं। यानी पाचन के साथ में यहां पर अब क्या हो रहा है? अवशोषण की क्रिया हो रही है, और ये अवशोषण का कार्य
छोटी आंत की दीवारों में छोटे छोटे अंगुली के समान बने हुए प्रवर्ध होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहा जाता है। ये छोटी आंत की दीवारों में जो दीर्घ रोम है वो इस पचे हुए भोजन का अवशोषण करते हैं। इस प्रकार से अवशोषण की क्रिया होती है और अवशोषण करके ये ले कहाँ जाते हैं? अवशोषण करके ये इस पचे हुए भोजन को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देते हैं। अब शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना यानी अवशोषण किसे कहते हैं? यहां पर एक छोटा सा प्रश्न फिर आता है। तो अवशोषण यानी छोटी आंत की दीवारों में जो दीर्घ रोम पाए जाते हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। इस प्रक्रिया को हम अवशोषण की प्रक्रिया कहते हैं। वहां पर कोशिकाएं क्या करती हैं? कोशिकाएं इस पचे हुए भोजन को स्वांगीकृत करती हैं, अर्थात उसे कोशिका के जीव द्रव्य में मिला देती हैं। इसे हम अंग्रेजी में एसिमिलेशन कहते हैं या हिंदी में स्वांगीकरण कहते हैं। तो अवशोषण के बाद स्वांगीकरण की क्रिया होती है। स्वांगीकरण यानी आपने 3 शब्द ध्यान दिए पोषण में। पहला था पाचन, पाचन होने के बाद हुआ अवशोषण और अवशोषण के बाद हुआ स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण जब हो जाता है तो यह हमारे जीव द्रव्य यानी कोशिकाओं के जीव द्रव्य को एनरिचमेंट उसका करता है, उसको बढ़ाता है और इस प्रकार से कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती हैं। जो टूटी फूटी कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत हो जाती है और जब नई कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं तो हमारे शरीर की वृद्धि और हमारे शरीर का कार्य और आसानी से होता है। यहां पर आगे देखते हैं, बिना पचा हुआ जो भोजन है यानी छोटी आंत में पूर्ण पाचन हो गया तो अब जो भोजन छोटी आंत में भी नहीं पच पाया वो फिर शरीर में कभी नहीं पच पाता और उसे हम अपच पदार्थ कहते हैं, बिना पचा हुआ भोजन कहते हैं। और यह बिना पचा हुआ भोजन यानी अपच पदार्थ बृहद आंत यानी बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। और बड़ी आंत में क्या है? बड़ी आंत में जो दीर्घ रोम है वो इस पदार्थ में से जल का अवशोषण फिर से कर लेते हैं, पुनः अवशोषण हो जाता है तो जल का अवशोषण कर लेते हैं और अन्य जो बचा हुआ पदार्थ है इसे ही मल कहा जाता है, जिसे गुदा के द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यानी अंतिम जो क्रिया हुई वो क्या हुई? बहिक्षेपण यानी जो बचा हुआ जो पदार्थ है, अपच पदार्थ है, उसका बहिक्षेपण हो जाता है। तो आपने अगर ध्यान दिया होगा इस पूरी पोषण की प्रक्रिया में तो पहला था पाचन, दूसरा अवशोषण, तीसरा स्वांगीकरण और चौथा है बहिक्षेपण। तो ये चारों प्रक्रियाएं पोषण प्रक्रिया का ही हिस्सा हैं और यह प्रक्रिया पाचन यानी आहार नाल के द्वारा होती है। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा कि मानव के शरीर में आहार नाल किस प्रकार अपना कार्य करती है। आप इसका चित्र जरूर बनाने की प्रैक्टिस कीजिएगा और इसमें जो भी ग्रंथियां हैं उन ग्रंथियों के कार्य आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके नए कुछ प्रश्न हों हम लगातार आपके संपर्क में बने रहेंगे। धन्यवाद।